ये कहानी सोंग नाम की एक लड़की की होती है जो छोटे से टाउन में रहने वाली है, लेकिन अपने फियांसे को सरप्राइज देने के लिए उसके सिटी आई होती है और वो देखती है कि इसी के घर में इसका फियांसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ लिपटा चिपटी कर रहा होता। अब ये देखकर सोंग पूरी तरह से टूट जाती है और एक पर्सनल हिटमैन हायर करनी चाहती है ताकि अपने फियांसे को सबक सिखा सके। बेसमेंट में एक कंपनी मिली है जो देखकर काफी खूंखार मालूम पड़ती है, लेकिन ये लोग तो बेबी सिटिंग प्रोवाइड करते हैं ना कि हिटमैन, और इनको लगता है कि सोंग यहाँ पर जॉब अप्लाई करने आई है। सोंग की बात कर लूं तो एक छोटे से टाउन की लड़की है जिसने अपने माँ बाप से जिद करके लव मैरिज की थी, क्योंकि छोटे टाउन में लव मैरिज करना बहुत मुश्किल होता है, और अपने हस्बैंड के साथ एक सुखी और अच्छा जीवन बिताने के लिए मैरिड लोन भी अप्लाई कर दिया था, जो कि कोरिया में न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनको आसानी से मिल जाता है। और उसी पैसे से इसने घर खरीदा था ताकि ये दोनों उसमें अच्छे से रह सके। इसका रिश्ता खत्म होने के बाद सब इसको नीची नजरों से देखते हैं। सोंग वीक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग गर्ल है। घर आती है तो इसकी छोटी बहन किवी आई हुई है अपने बेटे जय के साथ, लेकिन इसकी तो शादी नहीं हुई ना बॉयफ्रेंड है, तो इसका बच्चा कहाँ से पैदा हो गया। इसने स्पर्म बाय करके बच्चा पैदा किया था, वो भी अमेरिका में। ये अमेरिका से लौटी है। अब सोंग के घर में ये रहने के लिए आ गई है क्योंकि आज से 5 साल पहले इसने अपनी फैमिली में अनाउंस किया था कि मैं अमेरिका में स्पर्म बाय करूंगी किसी का और फिर बेबी पैदा करूंगी, उससे एक सिंगल मॉम बनूंगी, शादी नहीं करूंगी और खुशी से रहूंगी। माता पिता के तो होश उड़ गए थे। एक बेटी निकम्मी थी, अब दूसरी भी निकल गई। दोनों बहुत परेशान थे अपनी बेटियों से, और अब ये घर तो जा नहीं सकती है, इसलिए सोंग के पास रहने आ गई है। सोंग जो उसी घर में रहती है जिसको इसने लोन पे ले आता है, जिसमें इसने अपने हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ा था, रख लेती है क्योंकि घर काफी बड़ा होता है, लेकिन आए दिन इस घर को बेचने की भी प्लानिंग करती रहती है ताकि लोन चुका सके। इसकी बहन ने बोल दिया है कि तुम खर्चे की टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें सारा खर्चा दे दूंगी, अपना और अपने बेटे का। सोंग बेचारी जो लोन भरने के लिए ऑलरेडी मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब करती है मान रही होती है क्योंकि इसको लोन से फ्री होना है कुछ भी करके। ग्वी बोलती है कि कल जय को किंडरगार्टन लेकर चले जाना, मुझे काम है। सोंग ने मना कर दिया तो गई इसको पैसे देकर बोलती है कि अब तो करूंगी, और सोंग मान जाती है। अगले दिन हीरोइन बन के जय को स्कूल लाती है और यहाँ से कहानी में बहुत मजा आना शुरू हो जाता है। वही हम कुछ कोरियन रिच महिलाओं को देखते हैं। 3 होती है बेसिकली, जिनको कुछ काम धाम नहीं होता, पूरे दिन यहाँ की वहाँ की खबर लेती रहती है, और एक बच्चा अमेरिका से आया हुआ है, उसकी फैमिली बहुत रिच होगी ऐसी बातें कर रही है और वो इंग्लिश बोलते होंगे ना। सबने सोंग को जय की मदर समझ लिया होता है। जैसा हमें पता है कि कोरियन अमेरिकन लोगों के बहुत ही सुपीरियर मानते हैं, उनके पैर भी चाटने को तैयार रहते हैं वो लोग। तो सोंग फिर अपने कैफे वर्क पर आ गई होती है जहाँ पर ये काम करती है। इसका ओनर एन बहुत ही हैंडसम लड़का होता है और आए दिन लड़कियों की नजर इस पे डली रहती है। सोंग इसको देख के दीवानी हो जाती है, लेकिन इसने डिसाइड कर लिया है कि ये फिर से किसी के लुक्स को देखकर बेवकूफ नहीं बनेगी और उसके प्यार में नहीं गिरे, क्योंकि अपने फियांसे के केस में भी इसके साथ ऐसा ही हुआ था। दूसरी तरफ स्कूल में जय के अमेरिकी होने की खबर फैल रही होती। एक लड़की उस पर लाइन मार रही होती, गर्लफ्रेंड बनाना चाहती है, पर जय हमारा सख्त लौंडा होता है। छुट्टी में सोंग जय को लेने स्कूल आती है। सभी महिलाएं इससे बात करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती, कहीं इंग्लिश ना बोल दे, क्योंकि कोरियंस को इंग्लिश नहीं आती है। अमीर है, फाइनेंस में काम करती है और लग्जरी कार में चलती है, ये सभी बातें कर रही होती है। लेकिन सोंग तो रेंट की बाइसिकल खरीद कर उस पे खाने डिलीवरी करने का काम करती है बेचारी। एक्स्ट्रा इनकम के लिए सब कुछ कर रही होती है। शाम को रियल एस्टेट एजेंट से मिलती है अपना घर बेचने के लिए। लोन भी तो चुकाना है ना, चाहती जल्दी से घर बिक जाए, लेकिन इसके घर का प्राइस जरूर ड्रॉप होता रहता है क्योंकि जो एरिया है, लोकेशन है, वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। सोंग भी डिलीवरी करने आ जाती है और जिसके घर पर ये खाना डिलीवर करने आ जाइए ये हैना होती है, इसकी स्कूल की कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड। सोंग हैरान होती है कि इतने दिन बाद ये कहाँ से मुझे दिख गई। अब इसको बेइज्जती फील हो रही होती है कि इसके घर में मैं खाना देने आई हूँ, और ये यहाँ से भाग निकलती है जैसे तैसे गिर गिरा के। सोंग हैना की लाइफ देखकर काफी उदास होती है। हैना एक लग्जरी लाइफ जी रही है और यहाँ पर मुझे देखो, मैं साइकिल पर बैठकर खाना डिलीवरी कर रही हूँ। घर आती है तो घायल होती है बेचारी। ड्यू बोलती है कि इतने सारे काम तुम क्यों करती हो, देखो चोट लग गई तुम्हारे, तुम मेरे लिए काम करो, मेरे बेटे को पालो, तुम उसको स्कूल लेकर जाओ, मेरे पे टाइम नहीं होता, मैं काम में बिजी रहती हूँ, बेबी सिटर बनने का काम होता है बेसिकली, मैं तुम्हें पार्ट टाइम से ज्यादा पैसे दूंगी। अब ज्यादा पैसा होता है तो सोंग मान जाती है। अगले दिन स्कूल में महिलाएं मरी जा रही होती है इससे बात करने के लिए, पर सोंग इनसे नजरें चुरा चुरा कर फिरती रहती क्योंकि इनके सवालों के जवाब नहीं दे पाएगी है, क्योंकि इनको लगता है कि इसका ही बेटा है। तभी एक आकर बोलती है कि आपकी फैमिली कैसी है और आप तो यंग मोम हो काफी। सोंग मुड़ के इसको बोलने ही वाली थी, तभी दूसरी महिला आ जाती और ये
हैना होती है, हाँ, इसकी फ्रेंड जिसको हमने कल रात को डिलीवरी करवाने के लिए घर पे देखा था, और इसके ट्विंस बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। जय भी सोंग को मम्मी कह के बुला देता है और यहाँ पर ये इन लोगों को सबको कंफर्म हो जाता है कि सोंग का बेटा जय है। ऊपर से औरतें इसको और चेप हो रही होती है, अमीर है, इंग्लिश बोलना आता है, तो सब इससे दोस्ती करना चाहती है। हैना की लाइफ देखते हैं, इसका एक हस्बैंड है जो बॉडी बिल्डर है, काफी ताकतवर है, और 2 बच्चे होते हैं जो ट्विंस है। ये सोच रही होती है कि हैना तक लूजर हुआ करती थी, उसका बच्चा कैसे आ गया, वो भी इंग्लिश बोलने वाला बच्चा, और अचानक हमारी बातें बंद हो गई थी 10 साल पहले, लेकिन आज सोंग काफी पॉपुलर हो गई है, अमेरिका से आई है, औरतें उससे दोस्ती करना चाहती है। क्या है ये सब लफड़ा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर मैं जानती हूँ उसे इंग्लिश नहीं आती होगी। और टेस्ट लेने को सोंग को मैसेज करती है और सोंग इसका मैसेज देख के फोन स्विच ऑफ करके रख देती है। यहीं पर सोया हुआ जय इसके हस्बैंड की फोटो देखकर बोलता है कि आंट ये कौन है। सोंग बताने लगती है और हम पास्ट का सीन देखते हैं। इनकी शादी में 58 डेज बचे हुए थे, बहुत खुश हो रही थी। सभी कलीग्स को वेडिंग कार्ड भी दिया था इसने, जहाँ पर ये काम करती थी, यानी कि पहले ऑफिस में, पहले टाउन में। अभी तो दूसरे टाउन में रहती है ना। घर आकर हस्बैंड का सारा काम करती थी, सपने देखती थी बेहतर फ्यूचर के, और अपने हस्बैंड को एक तरह से पाल रही थी। और एक रोज घर में थी, तभी इसका दरवाजा खुलता है और देखती कि इसका एक्स एक लड़की लेकर आया जो उसकी एक्स है। और सोंग ने जूते से मारा इन दोनों को और मोम को कॉल करके कहा कि शादी कैंसिल कर दो। और मोम बोलती है कि तो शादी के कार्ड बढ़ गए हैं तो कैंसिल तो नहीं हो सकती है, इज्जत का सवाल हो जाएगा। फिर मोम ने रीजन पूछा क्यों, तो इसने बताया नहीं कुछ भी कि क्या बात है। मजे की बात तो ये होती है कि इसने कोर्ट मैरिज ऑलरेडी कर ली थी, मतलब ऑन पेपर ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन जो फैमिली के साथ शादी होती है ना वो अभी तक नहीं हुआ था। जैसा मैंने बताया ना कि इन्होंने ऑन पेपर इसलिए शादी कर लिया था ताकि इनको होम लोन मिल सके, पहले अप्लाई करके ये लोग घर ले सके, क्योंकि उसको भरोसा था कि शादी तो हो ही जाएगी। बेचारी का दुखों को समुद्र टूट पड़ा था बुरी तरह से। फिर इसने जाकर डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन कोरिया का एक रूल होता है कि अगर होम लोन लिया है न्यूली मैरिड कपल ने तो वो लोन दोनों को भरना होता है। लेकिन उससे पहले वकील जो होता है ये कहता है कि हमें सबूत लाना होगा। पहले सबूत चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड चीट कर रहा था, तभी तुम उसको डाइवोर्स पूरा होगा, और उसके बाद ही वो आधे पैसे देगा लोन के, तभी कुछ हो सकता, वरना नहीं होगा। अब बेचारी के पास कोई सबूत नहीं होता, इसने सारा ध्यान तो जूते मारने पे लगा दिया, तो फोटो वोटो खींचना भूल गई थी। बहुत दुखी हो रही होती है, वो आदमी मुझे लोन में डुबा कर भाग गया, मेरी जिंदगी खराब कर दी। फिर बाथरूम में आती है और यहाँ से ये अंदर व्हाइट व्हाइट बबल आने लगता है। इसने उठाया डंडा और पड़ोसियों को मारने चली जाती है। जब ये आती है ना तो डोर खुलता है और फिर यहाँ से इसका एक्स बॉयफ्रेंड निकलता है। ये ध्यान रखना, ये इसका एक्स बॉयफ्रेंड है। जब ये 21 साल की थी तब इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था। अभी जो पकड़ा गया था ना ड्रामिक स्टार्ट में, वो इसका फियांसे था, वो अलग आदमी था, उसकी बात नहीं कर रहे हम। ये इसका एक और एक्स बॉयफ्रेंड होता है, ठीक है, बहुत पहले का। इसी बिल्डिंग में रहता ही है और दोनों शौक है इतने साल बाद एक दूसरे को देखकर। और अंदर से इसकी वाइफ बाहर निकल कर आती है, बोलती कौन आया है। सॉन्ग बोलती है कि बाथरूम में बबल आ रहा है तो हमें कुछ करना होगा, और घर आकर रोने लग जाती है बेचारी, है ना, कि सारे इसी फ्लोर पर मर रहे हैं, मेरी जिंदगी खराब करने के लिए इसी बिल्डिंग में आए पड़े सबके सब। ऊपर से जय ने इसको अलग रोज परेशान करके रखा होता है। फिर रेडी करके स्कूल जाने लगती है। आज ग्लासेस पहन कर आई होती ताकि नजरें ना मिलानी पड़े किसी से। जय ने अपनी टीचर से इसको मोम कह के मिलवाया, सभी मिलाए, फिर से इसके चिपकने लग गई होती है। सोंग भागकर कैफे आ जाती है तो महिलाएं पीछे पीछे आ गई होती है और पीछे पड़ गई होती है इसके। अब सोंग कुछ बता इससे पहले इसका ओनर एन इनको बैठा देता है और महिलाएं बोलती है कि हम चाहते हैं कि जय हमारे बच्चों को इंग्लिश सिखा दे। दूसरी तरफ हैना वर्क पर होती है, तभी मोम ग्रुप में एक मैसेज आता है, चारों की फोटो डाल दी होती है लेडीज ने खींच के। हैना जो सोंग पर ऑलरेडी भड़की हुई है उस रात रिप्लाई नहीं दिया था सोंग ने, इस वजह से ऊपर से मोम के साथ खुश देखकर बहुत ज्यादा चलने लग गई होती है। महिलाएं एकदम फालतू औरतें होती है, मैं तुम्हें पहली बता दूं। अमीरी के चोचले पहनती रहती है दिन भर और ऊपर से कॉफी के पैसे दिए भी नहीं भाग गई होती, ये सोच के कि ये जो कैफे है वो सोंग का है तो ओनर है तो पैसे क्या ही देना। बेचारी का खर्चा और बढ़ा गई होती है, अब सारा बिल इसको पे करना पड़ता है। घर आती है तो डोर पर एक नोटिस लगा होता है गैलरी में कि टॉय कार्स को यहाँ बाहर मत छोड़ा करो, क्योंकि एक आदमी से टकरा कर गिर गया था और ये आदमी नॉर्मल नहीं, इस ड्रामे का एक मेन कैरेक्टर है। सोंग फिर ग्रोसरी लेने आई होती है जहाँ पर हैना फिर मिल जाती है और फिर इससे सोंग भागने लगती है, लेकिन कब तक पकड़ी गई। दोनों आज पूरे 10 साल बाद मिली होती है। हैना बोलती है कि अरे तुम न्यूयॉर्क कब गई थी, कैसा है वहाँ पर सब। कोरिया की वाकई बेकार सी जगह कोरिया है, यहाँ पर तो नौकरी भी नहीं मिलती है। सोंग सब सुन रही है।
हैना से बोलती है कि मैं तुमसे दूर इसलिए हो गई थी क्योंकि तुम मुझे नीचे दिखाती थी, दुख देती थी। हैना बोलती था हाँ, तो तुम भी तो अजीब अजीब लड़के लेकर आती थी मेरे पास डेटिंग करने के लिए। सॉन्ग फिर इसको बोल देते कि मेरा डाइवोर्स हो गया, अब तो तुम खुश हो ना। लेकिन हम दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी थी, कुछ गलत फहमी की वजह से इन दोनों में दूरी आ गई थी। घर आकर हैना अब टेंशन में है। सॉन्ग सिंगल मदर है, कैसे पालती होगी अपने बच्चे को। सॉन्ग जैसे बोलती है कि मुझे मॉम क्यों बोलते हो तुम। जय बोलता था कि अपने फ्रेंड्स को मैं दिखा सकूं कि मेरी मॉम मुझे स्कूल से लेने आती है जैसे उनकी आया करती है। इधर वो तीनों महिलाओं के बच्चे आर्ट्स क्लास में होते हैं जहाँ वो जय को भी इनवाइट करती है। और ये टीचर पता है कौन होती है, सॉन्ग की फर्स्ट एक जिसके बिल्डिंग में रहता है उसकी वाइफ होती है। और जलने लगती है कि सॉन्ग को ये महिला इतना ज्यादा क्यों प्यार करती है, क्यों मानती है। शाम को सॉन्ग को एक्स जिम में मिलता है और फ्लर्ट करने लगता है, कहता है कि मिलोगे रात को एक अच्छे से होटल में चलकर प्यार मोहब्बत करेंगे। सॉन्ग इससे भाग जाती है डर के। इधर अगले दिन मॉम्स फिर से कैफे में आ गई होती है और आज सॉन्ग ने इनका वेलकम किया और आज चैट ग्रुप में ये लोग कुछ महंगा सामान खरीदने वाली होती है, जो कि होता है कि सबको एक साथ खरीदना है। अब सॉन्ग की यहाँ पर हालत खराब हो जाती है क्योंकि इसका प्राइस बहुत होता है, इसकी 5 महीने की सैलरी जितना। ये बोलती है कि मैं नहीं लूंगी इस मंथ, मुझे पैसे सेव करने। एक मम बोलती है अरे हम सब सेम ही तो है, अच्छा कमाते हैं, फैंसी अपार्टमेंट में रहते हैं और लग्जरी लाइफ जीते हैं, हम पे कोई लोन भी नहीं है तो हम खरीद सकते हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। अब इन्हें कौन बताए कि सॉन्ग के हालात इनके जैसे नहीं है। बेबी सिटिंग करके कमा रही होती है और यहाँ पर पार्ट टाइम में कैफे में काम। इधर है ना आज मीटिंग में बिजी होती है, बच्चे को वो लेने नहीं आ पाएगी, क्या करे। ऊपर से इसका बॉस भी चिल्ला रहा होता है कि मतलब तुम कैसी हो, तुम्हारे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गई हो। यहाँ पता चलता है कि है ना अभी प्रेग्नेंट है, उसका एक बेबी भी होने वाला है। बेचारी रोने लगती है सुन के और इसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर अपने ये सारा काम टीम को देकर स्कूल चली जाती है, जहाँ से पता चलता है कि बच्चे तो ऑलरेडी जा चुके है ना। अगर सॉन्ग को कुछ पैसे देती है इसके बच्चे को पालने के लिए ताकि तुम सिंगल में रहो, अच्छे से ख्याल रख पाओगी, कैसे चलाती हो घर तुम अपना। सॉन्ग पैसे लेने से मना कर देती है और मेरे फियांसे ने मुझे चीट कर दिया था शादी से पहले, इसलिए मैं ऐसी हालत में हूँ आज। और वो कैफे भी मेरा नहीं है, मैं बस वहां पर काम करती हूँ। ये बिल्कुल स्नोबॉल जैसा है, धीरे धीरे जितना झूठ बोलोगे उतना ही बड़ा बनता चला जाता है ना। बोलती है तो उन महिलाओं से दूर रहा करो क्योंकि वो दिखने में फ्रेंडली है पर पीठ पीछे बहुत गंदी बातें करती है। सोम खुश है ना वापस आ गई और दोनों की दोस्ती वापस से हो गई होती है। फिर बच्चों को टहलाने लेकर जाती है तो देखते हैं कि एक मोम अपना सामान वापस कर रही होती है जो इसने कैफे में ऑर्डर किया था। और हम जान पाते हैं कि ये महिला ऊपर ऊपर से ना ऐसे पुताई करती है, हम अमीर है ये कहते वगैरह, अंदर से सारी खोखली होती है, सबकी लाइफ झल हुई पड़ी है। लेकिन कैसे हो हम अभी आगे देखेंगे। और इनका ऐसा और कम नहीं हो रहा होता, मतलब फटी पड़े भाई पर कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। तभी इसका एक्स कॉल करके बोलता है कि मैं सीढ़ियों में, प्लीज मुझसे होटल में मिल लो, मेरी बीबी मुझसे सेक्स नहीं करती है तो तुम कर लो। वो भी कैसा चोमू आदमी भाई, इतना इरिटेटिंग पर्सन होता है, मतलब जब भी उसको कॉल करता है मैसेज करता है तो सेक्स मांगता है उससे। सॉन्ग समझ गई होती है कि ये लाइंस तो कोरिया में हर मैरिड मैन की फेवरेट लाइन होती है, मतलब आदमियों का एक होता है वो लड़कियों वाला, तो मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे सेक्स नहीं देती तो तुम दे दो। अब एक भंडारा बट रहेगा वहां पे तेरे सेक्स चाहिए से। जहेलियत की हदें पार कर रखी होती है इस लड़के ने, क्या ही बताओ तुम्हें। सॉन्ग ने सब कुछ हैना से बताया। हैना बोलती है कि वो 2 टाइमर है, उससे दूर रहो तुम, अपनी बीबी और तुम दोनों को कर लेगा वो डेट वेट। तुम जब से इस घर में आई हो ना तब से तुम्हारा बैड लक शुरू हो गया। तुम क्यों ना किसी फॉर्चून टेलर से मिला। फॉर्चून टेलर वही होते हैं जो भविष्य नहीं बताते और ढोंगी होते हैं जो फालतू है ना। तो सॉन्ग बोलते हैं कि गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते मैं उनको। फिर घर आ जाती है तो वो डोर नोट वाला आदमी इसको फाइनली मिल गया होता है, बोलता है पर टॉय कार क्यों रखती हो। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि इसका लॉयर होता है जिसे डाइवोर्स मांगने गई थी ड्रामे के स्टार्टिंग में। और ये ड्रामे का मेन कैरेक्टर, इसको हम खैर लॉयर कह के बुलाएंगे। और सॉन्ग को सब कुछ याद आ गया होता है कि मेरे एक्स के केस का लॉयर है ये। सॉन्ग परेशान है, दुनिया कितनी छोटी है, सारे के सारे निकम्मे हरामी मुझे दोबारा इसी अपार्टमेंट में मिल रहे हैं। और मान रही होती घर में पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए अगले दिन ही फॉर्चून टेलर से मिलने जाती है। और ये निंजा हथौड़ी की गर्लफ्रेंड सोनम जैसे दिखने वाला आदमी इससे बोलता है कि तुम्हारी लाइफ में मेंस की वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही है। ये बोलती है तो फ्यूचर बताओ कैसा होगा मेरा। ये बोलता है घर तो सही है तुम्हारा लेकिन तुम्हें जल्दी प्रिंस चार्मिंग मिलने वाला है, इस साल मिलेगा और अगले साल शादी कर लेना। अगर तुमने अगले साल शादी नहीं की तो तुम्हें 78 ईयर्स पर शादी करनी होगी क्योंकि वही दूसरा मुहूर्त होगा तुम्हारी शादी का। अब सोम अलग टेंशन में होती कि आखिर ये प्रिंस चार्मिंग है तो है कौन, कैसे खोजो उसको।
मुझे बाल सफेद होकर शादी तो नहीं करनी 78 ईयर्स पर। तभी एक्स ने फिर से मैसेज किया, बोलता है होटल में नहीं, कम से कम सीढ़ियों में मिल लो थोड़ा बहुत। ये इसकी पहली मोहब्बत थी भाई, पागल हो रहा होता लौंडा एकदम। और कुत्ता शादी के बाद भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा, घुटने पर बैठ के सेक्स मांगने लग गया होता है, प्लीज दे दो ना, दे दो ना। सेक्स नहीं जैसे आलू हो। ये बोली, अरे क्यों तड़प रहे हो, पागल हो गए, क्या हो गया? और दोनों नीचे आ जाते बात करने के लिए, क्योंकि सीढ़ियों में कोई देखेगा तो गलत समझेगा ना। और ये बताता है कि मेरी बीवी बहुत सुंदर है, मैं उसको बहुत मानता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो हम बेड पर जाते थे तो महीने में बहुत बार किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरी वाइफ ने करना छोड़ दिया और अब वीक में एक बार भी वो मुझे खुद को टच नहीं करने देती है। लेकिन वो ऐसा क्यों करती है मुझे नहीं पता। पूरे टाइम टैबलेट देखती रहती है और हंसती रहती है और मुझे इग्नोर करती है। मैंने टैबलेट भी चेक किया था लेकिन उस पर पासवर्ड लगा हुआ था। अब ये वरीड होता है कि कहीं मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है जो इसको दूसरी वाली खुशियां दे रहा हो, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो तुम बताओ कि औरत होकर क्या लगता है, वाइफ का अफेयर चल रहा होगा कि नहीं? रोने लग गया होता है। सॉन्ग होते, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, फिक्र मत करो। अगले दिन कैफे में ओनर इसका फॉर्चून टेलर का पेपर देख लेता है, बोलता तुम फॉर्चून टेलर के पास गई थी। सॉन्ग को याद आता है कि मेरा प्रिंस बहुत ही क्लोज है, मुझे मिलने ही वाला है। तो ये बोलती है, ओनर आप मेरे प्रिंस चार्मिंग की लिस्ट में ऐड होना चाहोगे? आन बोलता है कि मुझे डिनर पर चलना, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। और दोनों रात को डिनर कराते हैं। सम वॉशरूम में आकर मेकअप करती है ताकि थोड़ी यंग दिख सके। वापस आकर ओनर से बोलती है कि आप कितने साल के हो? 30 के तो हो गई, कोई नहीं है, 5 साल का गैप तो मैं एक्सेप्ट कर ही लूंगी, क्योंकि ये खुद 35 की होती है। तो ओनर कहता है पर मैं तो अभी 27 का हूँ। तभी वहां पर हम लॉयर को देखते हैं, वही पड़ोसी बैठा हुआ अपने क्लाइंट के साथ डिनर कर रहा होता है और सोंग को एक लड़के के साथ देखकर समझ लेता है कि इसका अफेयर चल रहा है। दोनों खा के बाहर आ गए होते हैं। अब क्या होता है, कोरियन ड्रामा के अनुसार जब डेट पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, रोमांटिक वॉक होते हैं, किसेस होते हैं, फिर घर जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, ये उठाता है अपनी बाइसिकल और निकल लेता है गुड बाय बोल के। सोंग का तो मुंह तर गया होता है, कितना अनरोमांटिक लड़का है ये। तभी लॉयर अगर बोलते है, कैसी औरत हो तुम, शर्म नहीं आती? उस दिन डाइवोर्स लेने आई थी और आज एक नया लड़का फंसा लिया। सोंग ने कहा चल बे कुत्ते, निकले यहाँ से। अगले दिन कैफे में एक्स की वाइफ आती है टैबलेट लेकर। ये टैबलेट को छोड़ती नहीं, पता नहीं कौन सा खजाना छुपा हुआ उसके अंदर। सोंग सोच रही थी कि आखिरकार है तो है क्या इसके अंदर, आज पता लगाना पड़ेगा। लेकिन स्क्रीन दिख नहीं रही होती कि काफी दूर है ना। तभी बैटरी खत्म हो जाती है और ये चार्ज करने के लिए दे देती है। सोंग ने पासवर्ड खोलने की काफी कोशिश की लेकिन नहीं खोला। ओनर ने अनलॉक कर दिया, पता नहीं कैसे। और फाइनली इनको पता चल गया कि वो क्या देखती है। एक्स को दिखाती है ले जाकर, हम जान पाते हैं कि उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा, बल्कि वो रोमांटिक नॉवेल्स की एडिक्टेड होती है, जो होते हैं ना वो थोड़े डर्टी टाइप के, जिसमें गंदी गंदी बातें लिखी होती है। तुम लोगों में से पढ़ा होगा कि पता नहीं मेरे को। एक्स दुखी हो गया होता है कि मैं इतना हैंडसम हूँ फिर भी मेरी वाइफ फिक्शनल कैरेक्टर को देखकर प्लेजर लेती है। सोंग बोलती है कि तुम भी ऐसे ही करो जैसे कैरेक्टर करते हैं, वैसे ही बातें करो बेड पर, ये करो जो वो करते हैं, है ना, वो सब चीजें। तो तुम्हें अच्छा लगेगा, शायद उसको भी पसंद आएगा। इसलिए आज रात बेड पर करते हुए एक्स अपनी वाइफ के कानों में कुछ डोटी डोटी से बातें बोल देता है, जिसको सुनने के बाद इसकी वाइफ को क्या मजा आ जाता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, है ना। एक्स ने सोंग को थैंक यू मैसेज किया कि आज मेरी वाइफ बहुत खुश है, प्रसन्न हो गई है, और वाइफ अगले दिन खुश होती है। हस्बैंड इतनी सारी चीजें कहाँ से सीख गया, लेकिन इसके दिमाग में ये भी आ रहा होता है कि तो निकम्मा है, इसको पक्का कोई ना कोई ये सब। अगले दिन अनाउंस होता है कि किंडरगार्टन एक्टिविटी परफॉर्मेंस के लिए सबके फादर की जरूरत पड़ेगी। जय के तो डैडी नहीं होते हैं। सोंग से कहता है कि ला दो एक डैड। सोंग की लाइफ में कोई लड़का नहीं है तो कहाँ से लाइए जो डैड बन सके। जय बहुत सैड होता है। कैफे ओनर बोलता है कि मैं हेल्प करूंगा, मुझे अच्छे से गेम खेलना आता है, सब कुछ आता है। सोंग काफी खुश होती है और एक्टिविटी वाले दिन ओनर सोंग को डे ऑफ भी दे देता है, क्योंकि उस दिन ये कैफे बंद कर देगा। बहुत अच्छा होता है ये, क्योंकि ये शायद पसंद करता है इसको। तभी सोंग को इसके एक्स की कॉल आती है और कह रहा होता है कि मैं अभी अपनी बीबी के साथ होटल में हूँ और मेरे घर पे चाबी और सेक्स टॉयज पड़े, क्या तुम लेकर आ सकते हो? मेरी बीबी हाथ और आंखें बंद करके बेड पर लेटी है। नहीं, लेटी तो नहीं है, ये पता नहीं कौन से पोजीशन में पड़ी हुई है, वेट कर रही है, जल्दी करो, कब हस्बैंड आकर बेटी ऐसी तैसी करेगा। लेकिन ये निकम्मा चाबी और सेक्स टॉयज घर पर ही भूल गया होता है जो वाइफ ने मंगाया था, और अब बाहर खड़ा है। सोंग भागती है इसके घर पे और वहां से कीज उठाती है और फिर निकल लेती है होटल में देने के लिए, जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा होता है। एलिवेटर के बाहर खड़ी है, तभी इसको एक औरत बाल पकड़कर मारने पीटने लग जाती है। साइड में खड़ा सूट वाला आदमी ये देखकर भाग जाता है और हमें समझ जाती कि वो आदमी इस लेडी का हस्बैंड था, और इस लेडी को लगता है कि ये सोंग इसके हस्बैंड को लेकर होटल में आई थी वो सब करने के लिए। तभी लॉयर आ जाता है और इसको आकर बचाता है।
और ये लेडी वही लेडी होती है जो लॉयर के साथ उस दिन डिनर कर रही थी, यानी कि इसकी क्लाइंट। सोंग को काफी गुस्सा आ गया होता है और ये लॉयर पर कूद पड़ी और इसको जल्दी रियलाइज हो जाता है कि ये लोग बहुत ही गलत पोजीशन में होंगे, इस पोजीशन में कुछ और किया जाता है, तो शर्मा के उड़ जाती है और लेडी को मारने लगती है। दोनों ने लॉयर को पकड़ के बाल खींच खींच के मारा और लेडी बोलती है तेरे जैसी औरत दूसरों के हस्बैंड को सेड्यूस करके होटल में लाकर उनके साथ गुलू गुलू करती है। तभी एक दूसरी सुंदर लड़की कार से बाहर आती है जिसने लेडी की तरह सेम नेकलेस पहना होता है और लेडी समझ गई होती है कि हाँ तो ये है मेरे हस्बैंड को फंसाने वाली, और जाकर रियल कल्प्रिट को पकड़कर उसको मारने लग जाती है। सोंग ने भी उस लड़की की पिटाई कर दी और लॉयर ने सोंग से माफी मांगा और तीनों महिलाएं खूब लड़ने लग जाती है। पर जल्दी पुलिस आ गई होती है और एक्स बॉयफ्रेंड वेट कर करके थक गया होता है, कब आएगी, कहीं मेरी बीवी की कमर में ना दर्द होते बिना कुछ किए उस पोजीशन में लेटे लेटे बाहर आ गया होता है। और इसने अंदर से कुछ पहना होता है जो कि प्राइवेट टाइम में पहनते हैं और ऊपर से व्हाइट कलर की शर्ट डाली होती है, तो अंदर की जो उसकी होती है ना ड्रेस वो दिख रही होती है। तो एक आदमी ने इसको ठरकी समझकर पुलिस में रिपोर्ट कर देता है। संग बोलती है कि अरे सुनो की तो ले लो यार, रख के मैं भाग रही हूँ, और जैसे तैसे करके जितना भी लफड़े वाला माहौल बनाइए यहाँ से निकल लेती है। लॉयर अगले दिन सोंग से माफी मांगने आया होता है। सोंग इससे माफी मांगती है, दोनों फिर आर्ग्यूमेंट करने लग गए होते हैं, लेकिन जय अगर इन दोनों को रोक लेता है और फिर सोंग अपनी सिस्टर से बताती है कैफे ओनर के बारे में। सिस्टर बोलती है ऐसे कैसे किसी भी आदमी को मेरे बच्चे का बाप बना के स्कूल में लेके चले जाओगे। सोंग ओनर की फोटो दिखाती तो कहते वाह कितना सुंदर है ना, मजा आ गया इसके साथ। तो ठीक है, शक्ल देख के दोनों की इंसान की नीयत बदल जाती है ना। तो ये तक कह रही होती है कि मुझे लगता है कैफे ओनर तुमसे प्यार करता है, उसका खुद का घर है, कॉफी शॉप है, परफेक्ट हस्बैंड बनेगा और शादी के लिए। सोंग बोलती है अरे तुम इतना आगे का क्यों सोच रही, नहीं सोचना चाहिए। है ना बोलती है कि हम अब उस उम्र में नहीं रहे जब हमें प्यार से काम चलाना पड़ेगा, अब हमें पैसा भी चाहिए, पैसों की जरूरत पड़ेगी, फैमिली बनानी पड़ेगी। सोंग बोलती है कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। शाम को ओनर सोंग को फोटोज भेज के बोल रहा होता है कि मैं कौन सी ड्रेस खरीदूं एक्टिविटी के लिए, हेल्प कर दो। अब सोंग हेल्प का तो पता नहीं, लेकिन इसको देखकर इम्प्रेस जरूर हो जाती है उसकी खूबसूरती से। अगले दिन सभी महिलाएं किंडरगार्टन आई होती है अपने अपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हस्बैंड को लेकर, काफी तारीफ कर रही थी अपने अपने हस्बैंड की। फिर हैना का हस्बैंड आता है जो काफी बड़ा दिख रहा होता है और चश्मा भी लगा रखा होता है। सबको लगता है कि फाइनल बॉस आ गया, लेकिन टीचर कहती है कितना गंदा और अजीब दिखता है ये, बिल्कुल फ्रेंडली नहीं दिखता। अब बताओ, कोरिया वाले खुद कोरियन को आउटसाइडर फील करवा देते हैं लुक्स को लेकर, अदर कंट्री वाले तो डंडा घेर देंगे भाई लोग। इसने ग्लासेस हटाकर कहा कि मैं इन ट्विंस का बाप हूँ और हैना का हस्बैंड हूँ। तभी हैना भी आ गई होती है और फिर सबको कुछ खाने का देती है जो बेकरी से लेकर आई। सभी औरतें बातें करने लग गई होती है कि इसके हस्बैंड ने काफी महंगे कपड़े पहने, शायद इसकी इनकम अच्छी, बहुत अमीर है ये लोग। एक लेडी जो हैना को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, इसके शक्ल याद रखना तुम लोग, बोलते कि ये क्या सस्ती चीज लेकर आ गई हो खाने की, हम इतनी सस्ती चीजें नहीं खाते, महंगी लाती ना अच्छी बेकरी से। कभी इसका हस्बैंड बोलता है अरे चुप रहो, हैना प्रेग्नेंट होकर भी काम कर रही हो, तुम देखो खुद को घर में पड़े पड़े मुंह चलाती रहती हो खाली। इन दोनों हस्बैंड वाइफ का भी ना कुछ लफड़ा ये हमें आगे दिखेगा, वैसे याद रखना इन दोनों को। मुझसे पैसे मांगती हो तुम, ये भी बोल देता है एंड में। तभी एंट्री होती है सोंग एंड कैफे ओनर की। ब्यूटीफुल लेडी एंड हैंडसम मैन को देखकर सब हैरान हो गए होते हैं, वाह क्या मतलब जोड़ी है, बहुत बढ़िया। लेकिन सब ये जानते हैं कि कैफे ओनर है, इसका हस्बैंड नहीं बस बन के आए हो, क्योंकि ये लोग जाते रहते हैं ना वहाँ पे। सोंग को सब चिढ़ाने लग जाते हैं कि तुम कैसी हो, अपने हस्बैंड की जगह इसको क्यों लेकर आ गई, ये वो। है ना सोंग को बचाते हुए बोलती है कि इसके हस्बैंड न्यूयॉर्क में जनरल मैनेजर है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मैनेजमेंट करते हैं, बिजी पर्सन है, नहीं आ सकते, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है। औरतों की आंखें फट जाती है सुन के, अमेरिका पर जैसे सुनती ना औरतें वैसे ही भाई का खेल खत्म हो जाता है। औरतें वेल्थ की बहुत लालची होती है, इनको पैसा पावर ये सब चीजें बहुत पसंद होती है इन तीनों को। अब इसका ना हाथ वाथ पकड़ लेती है और रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि जब भी तुम्हारे हस्बैंड कोरिया आएंगे तो हमें उनसे जरूर मिलवाना तुम। सोंग गुस्सा है ना, वो डांटने लगी कि तुमने ये सब झूठ क्यों बोला, क्या जरूरत है इसकी। फिर गेम शुरू होता है, बॉल थ्रोइंग का गेम होता है। अब गेम के बारे में तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन जो कार्ड होता है वो सुनो, बहुत मजा आएगा। गेम के दौरान इस सोंग को ओनर काफी अट्रैक्टिव लगने लग जाता है, उसको थोड़ी फीलिंग आने लग जाती है और हैना के हस्बैंड की उसी लेडी के हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है जो हैना को पसंद नहीं करती। कहती तुम्हारा हस्बैंड बड़ा है, बॉडी बिल्डर है, तो मेरे हस्बैंड से बदतमीजी कर रहा है। हैना बोलती है अरे तमीज से बात करो, ऐसा कुछ नहीं है। और इतने में खबर आती है सबसे ओल्ड फादर थे, उनकी हड्डियां टूट गई है, तो उनको जल्दी से गेम के दौरान ही हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। पर इन दोनों का मेल ईगो हर्ट हो गया होता है, शांत नहीं हो रहा है, आमने सामने बैठाया गया होता है और स्ट्रेंथ टेस्ट होता है जहाँ पर हैना का हस्बैंड जीत गया होता है और दूसरा आदमी जमीन पर गिर गया। दूसरी तरफ सोंग का एक्स, इसका नाम जिनो है तो हम इसको जिनो कह के बुलाएंगे, याद रखना, अपने वाइफ को नेक्स्ट लेवल का सुख दे रहा होता है बेड के ऊपर हर रात। भाई बढ़िया बढ़िया जिंदगी
मजे ले रहा है। भी वाइफ बोलती है कि कौन सिखा रहा भाई तुमको ये सब, कहाँ से सीख रहे हो भैया तुम ये सब। जिनो बोलता है मैंने खुद किया, ये सब टैलेंटेड हूँ मैं। लेकिन वाइफ को बाद में फोन चेक करने से पता चल गया होता है कि मेरा पति सॉन्ग के साथ गंदी गंदी चैटिंग करता है। अगले दिन सॉन्ग है ना अपने बच्चों को इसमें पार्क लेकर जाना चाहती है, जहाँ महिलाएं भी इनको ज्वाइन करती है। आकर पांचों ने बियर पिया और पीने के बाद नशे में भंड होकर वो कल वाली लेडी फिर हना से लड़ने लग जाती है। तुम इसलिए काम करते हो क्योंकि तुम लोग गरीब हो, पैसे की जरूरत है तुम लोग, इसलिए तुम लोग कमाते हो। छी छी छी। हैना बोलती है तुम्हारी सोच से ज्यादा पैसा कमाती हूँ मैं, समझ गई। और अब चुप हो जाती है। तभी इसका बेटा रोते हुए आता है। इसको हैना की बेटी ने पीट दिया होता है। लेडी जो ऑलरेडी गुस्सा है भड़क कर आर्ग्यू करने लग जाती है हैना से। ऊपर से जिनो की वाइफ आकर बोलती है चुप चुप चुप, मैंने ब्लॉग बनाया, ऊपर से सब दिख जाएगा उसमें क्या हो रहा था। और वीडियो में साफ साफ दिख रहा होता है कि इस लेडी के बेटे ने हैना की बेटी को पीटा था और फिर बाहर आके ड्रामे कर रहा था। सच्चाई सामने आती है तो लेडी हैना से माफी मांगती है, फिर सारी महिलाएं चली जाती है। हैना फिर जिनो की वाइफ को थैंक यू बोलती है और इससे फ्रेंडशिप करने को कहती है। जिनो की वाइफ बोलती है सोंग से कि तुम्हें मजा तो आता होगा ना मेरे हस्बैंड के साथ बिस्तर के ऊपर। सोंग हैरान होती है, अबे क्या बोल रही है, पागल है क्या। हैना बोलती है अरे चुप हो जाओ, ऐसा मत बोलो, दोनों पहले कपल थे लेकिन अब इनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। सोंग बोलते है मैं बस उसको लव एडवाइस देती हूँ और कुछ भी नहीं, मेरे पास आया था खुद वो सेक्स मांग रहा था मुझसे आलू की तरह। जिनो को बोलती है तुमने कहाँ से सीखा वो सब। हैना बोलती है हाँ कहाँ से सीखा बताओ ना। सोंग ऑकवर्ड हो गई होती है कि कैसी प्राइवेट चीज है वो कहाँ से सीखा क्या ही बताए। और जिनो की वाइफ मुस्कुराते हुए इसको थैंक यू कहती है इसकी रातें रंगीन करने के लिए। सॉन्ग इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, ना कि सॉन्ग इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, और ना ही मैं। तो पूछती है इससे कि तुम चाइल्ड जोन में क्यों आई हो, तुम्हारा तो बच्चा भी नहीं है। ये बोलती है मैं तो खेलने आई हूँ यहाँ पे, और फिर कूद कूद के खेलती है सारी। अगले दिन नहाते हुए सॉन्ग बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गई होती है। हेल्प करने के लिए कोई नहीं आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे जिनो की वाइफ आकर इसको रेस्क्यू करती है। और ये अजीब होती है थोड़ी, मतलब अजीब लड़की है ये ना ऐसा कुछ बोल देती है इंसानों को, इंसान रोने लग जाते हैं। ये बोलते हैं कि अच्छा वो मैं आ गई, नहीं तो तुम तड़प तड़प के बाथरूम में मर जाती है अकेली। सॉन्ग ये सुनकर रोने लग जाती है। अगले दिन हैना एंड जिनो की सॉन्ग को कुछ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलती है, जहाँ से इसको कोई लड़का मिले, उसका डेट वेट करे और रिश्ता विश्ता बनाए। कब तक सिंगल रहेगी अकेले, ऐसे उम्र बीत रही है, ऐसा भी कहती है। और ये एक रनिंग ग्रुप ज्वाइन करती है जिसमें किस्मत से लॉयर भी होता है। दोनों रोज मिलते रनिंग करते और एक नोक झोंक भी इनके बीच होती ही रहती है। और एक दूसरे को ये पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। रात को डिनर करते हुए पता चलता है ग्रुप में कि ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं ना सभी यहाँ पे डाइवोर्स है और रीजन है सबके पार्टनर्स ने चीट किया इनको। खा के घर जाते हुए सोंग को आदमी दिखता है और इसको याद आता है कि एक न्यूज में किलर के बारे में बताया जाता है जिसपे बहुत सारे रिवॉर्ड है। तो ये उस पर कूद जाती है उसको पकड़ने के लिए, और पकड़ लिया होता है। पैसा ही पैसा होगा भाई, लेकिन ये तो हैना का हस्बैंड होता है। भाग क्या होता है, लॉयर एंड सोंग इसका पीछा करते हैं तो वो भागता रहता है और इतने में वो गायब हो जाता है और असली क्रिमिनल को ये लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन इनको पता नहीं चलता कि असली क्रिमिनल है। सॉन्ग भी रिवॉर्ड मनी चाहती है इसलिए इस पर कूद पड़ती है कि आधे आधे पैसे बढ़ जाएंगे दोनों को, और लॉयर पर बोझ बन गई होती है जिससे क्रिमिनल ने उठाया पत्थर और मारने वाला था दोनों को। लेकिन हैना का हस्बैंड आकर इनको बचा लेता है। पुलिस भी आती है। पुलिस ने हैना के हस्बैंड को कल पुलिस स्टेशन में बुलाया होता है। ये डर गया होता है कि मैं नहीं आऊंगा, अगर मेरी बीवी को पता चला है तो मुझे मार डालेगी वो। लेकिन जब रिवॉर्ड के बारे में सुनता है तो खुश हो गया होता है, कहता अब तो आऊंगा मैं। फिर सॉन्ग से बताता है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ बल्कि फूड डिलीवरी का काम करता हूँ। मेरी कंपनी मुसीबत में है, मैंने जितने भी कंपनी के शेयर थे सारे बेच दिए। हैना की फैमिली अब थर्ड चाइल्ड चाहती थी। इतना सारा दूध कहाँ से लाऊंगा मैं बच्चों को पिलाने के लिए, उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना, ज्यादा दूध के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। इसलिए मैंने शेयर मार्केट में अपने सारे पैसे डाल दिए और घर को बेच कर लोन पर चढ़ाकर पैसे लेके वो भी डाल दिया और सब कुछ मेरा डूब चुका है। इसलिए अब ये काम कर रहा हूँ, प्लीज तुम हैना को ये सब मत बताना, मैं खुद बता दूंगा। सॉन्ग बोलते कि रिवॉर्ड मनी तुम ले लो और कल हैना को बता देना, वरना मैं खुद बता दूंगी उसको। हस्बैंड घर आता है तो कोशिश करने लगता है बताने की। रात को वहां पर गया था और इसने क्रिमिनल को पकड़ा है। पूछती भी कि तुम इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर क्यों गए थे। ये बोलता है कि वो तो मैं कहीं और से जा रहा था, क्रिमिनल दिख गया तो मैं उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। पर ये नहीं बताता कि मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, घर बेच दिया और पैसे डुबा दिए सारे के सारे। अगले दिन तक तो घर पे पेपर भी आने लग गए होते हैं कि चलो बेटा घर खाली कर दो। और हैना ने ये सब पकड़ लिया और अपने हस्बैंड को अच्छे से पीटा और ये डरा हुआ है। कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बताने की पर बता नहीं पाए, घर पर लोन ले लिया। हैना काफी उदास होती है और अब इसको डाइवोर्स चाहिए सीधा। ये कोरियन जापानीज कितनी छोटी छोटी बातों पर डाइवोर्स ले लिया करते हैं। हैना ने हस्बैंड को छोड़ दिया और अब ये सॉन्ग के घर पर आके इसके साथ रहने लग जाती है। प्रेग्नेंट है इसलिए अच्छा अच्छा खाने की जरूरत है इसको जो कि इसका मन करे।
दोनों बहनों को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए खुद ही खरीद कर खाएगी। लेकिन आज रात को तो दोनों बहनों को लेने आना पड़ेगा ना, तो दोनों को एक जगह भेजती है जहाँ पर फिश केक मिलता है जो इसका मन पसंद है। दोनों बहनें रास्ता खोजते हुए उस ठेले का पहुंच जाती है, लेकिन मिलता नहीं है। इधर उधर काफी देर तक खोजती है और सोंग को फाइनली वो शॉप मिल जाती है जहाँ पर लोअर ऑलरेडी खड़ा होकर खा रहा होता है और वो डिश भी खत्म हो गई होती है। सोंग बोलती है कि एक पोर्शन तो बचा हुआ है ना यहाँ पे पैक करके फिश का, लेकिन ये पैक्ड है तो लोअर का होगा। वो लेके जान भागने लग जाता है लेकर। सोंग उसको पकड़ लेती, कहते मुझे दे दे प्लीज दे दे मुझे। लोअर नहीं दे रहा होता तो बोलती प्रेग्नेंट लेडी के लिए दे दो ना प्लीज। तो लोअर मान गया होता है, लेकिन इसको बहुत परेशान करने के बाद और कॉफी शॉप ओनर भी आ गया होता है केक लेने के लिए, पर केक खत्म हो गया होता है। तो पूछने लग जाते हैं कि क्या डाल के बनता है ये और इंग्रेडिएंट्स क्या है इसकी। और फिर हम इनको देखते हैं कि बहुत सारा सामान खरीद कर ये घर आ गए होते हैं। हैना ने बहुत मजे से खाया सब कुछ और अगले दिन रेफ्रिजरेटर बाथरूम को साफ कर दिए। सम बोलते कि तुम ये सब मत करो, प्रेग्नेंट हो। हैना कहती है कि प्रेग्नेंट लेडीज को ये सब काम करते रहना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और सोन हैना के घर में लगे वैक्यूम के कैमरे से इसको घर के हालात दिखाते, जहाँ से देखते हैं कि बच्चे और हस्बैंड काफी ज्यादा खुश है। बच्चे पूछ रहे थे कि मोम कब आएगी, डैड बोलते आ जाएगी। तो बेटी बोलती है कि नहीं है तो ही अच्छा है, हमेशा पढ़ाई पढ़ाई की बातें करती रहती है। लड़का बोलता है हाँ हाँ सही कहा डैड, आप अच्छा खाना बनाते हो, मोम बहुत गंदा खाना बनाती है। हैना गुस्सा हो गई होती है, तीनों को लेसन सिखाना चाहती है और फिर सोंग से लोअर का नंबर मांगती है डाइवोर्स लेने के लिए। अगले दिन मिलने पहुंच जाती है उसके बाद, पर सोंग नहीं चाहती कि डाइवोर्स ले, क्योंकि छोटी बात पर डाइवोर्स लेना बुरा होता है। इतनी मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, वो बच्चे हैं दो और ये प्रेग्नेंट भी है, कहाँ जाएगी तोड़ के, क्या होगा, सब गलत गलत होगा ना, बच्चों की लाइफ भी खराब हो जाएगी। तो वकील कोई बोल रही होती है कि इसको ऐसा करोगी मतलब ना नहीं है ना। अब रोज रोबोट वैक्यूम में लगे कैमरे से घर में देखती रहती है और तीनों खुश है। हस्बैंड अच्छे से बच्चों का ख्याल रखता है, सब कुछ सही चल रहा होता है और हैना को मिस भी करता है कभी कभी है। इसका हस्बैंड तो अच्छा इंसान है, बस पैसे के लालच में थोड़ा लॉस कर गया था। सोंग ने आज हैना को फिर से समझाया कि डाइवोर्स लेना ठीक नहीं है, हस्बैंड से मिस्टेक हो गई है, कोई इतना बड़ा कांड नहीं कर दिया उसने। हैना बताती है कि मुझे तीसरा बच्चा तो कभी चाहिए ही नहीं था, लेकिन इसके दोनों बच्चे और इसका हस्बैंड काफी खुश हो रहे थे इसकी प्रेगनेंसी से। हमें पास्ट से दिखाया जाता है कि हैना बोल रही थी बच्चों से कि जब न्यू बेबी आएगा तो तुम्हें अपने टॉयज उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। बच्चे नहीं मान रहे थे, नहीं हम अपना खिलौना नहीं देंगे उसको। हैना बोलती है कि एजुकेशन क्लोथ्स एंड ऑल बहुत से खर्चे होते हैं बच्चे के आ जाने से। हस्बैंड बोलता है अरे क्या हुआ, दोनों मिलकर कर लेंगे ना, हो जाएगा सब कुछ। हैना बोलती अच्छा तो तुमने तो शादी के टाइम ये भी कहा था कि मुझे लग्जरी घर में रखोगे, लेकिन देखो कितने गंदे घर में रहते हैं हम लोग, कैसी जिंदगी हमारी। तो इसी वजह से हस्बैंड ने कंपनी के शेयर बेच दिए होते ताकि वो अपनी वाइफ को खुश कर सके, और कोई रीजन नहीं था। लेकिन आज इसका हस्बैंड जान गया होता है कि वैक्यूम ये सब देखती रहती है, तो वैक्यूम पे कूद के उसको पकड़ लेता और माफी मांग रहा होता है कैमरे में देख के, मुझे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे माफ कर दो। है ना, रोने लगती है और तभी बच्चे आकर भी इसको बोलते हैं कि मोम हमें आपकी याद आती है, और है ना उसी रात घर आ जाती है पर वार्निंग देती है कि अब से ऐसी गलती मत करना, और ये सब फिर हैप्पी हैप्पी रहने लग जाते हैं। सॉन्ग इसकी सिस्टर भी खुश है, फाइनली है ना अब अपने फैमिली के साथ डाइवोर्स नहीं लेगी। तभी कॉल आती है सॉन्ग को कि कॉफी ऑन रोड पर दारू पी के बेहोश पड़ा है। उठ के सॉन्ग भागी भागी गई वहां पर और इसको जब उठाती है तो ये इसको किस कर लेता है। अगले दिन सॉन्ग इससे पूछने लगी कि तुम्हें लास्ट नाइट का कुछ याद है, क्या किया था तुमने। ओनर बोलता नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं याद, मैं तो ड्रंक हो गया था। तभी है ना आज जिनो की वाइफ आ गई होती है सॉन्ग को लव एडवाइस देने के लिए। सॉन्ग ने रात का मामला शेयर किया इनके साथ कि कॉफी ओनर ने इसको किस किया था ड्रंक होकर, लेकिन यार मुझे फीलिंग कैसे आ गई, मुझसे बहुत छोटा है वो। हैना बोलती है अरे अच्छा तो है, तुम वापस से 25 साल के लिए जी सकती हो, क्यूट क्लोथ्स पहना है, गाली वाली अब्यूजिव लैंग्वेज में तुम लोग बातें करना जो कि आजकल जैसा ट्रेंड सा होता है जेनजी के बीच में, है ना, कितना मजा आएगा। सॉन्ग बोलती है हाँ पसंद तो मैं करती हूँ इसको। ओनर सैड होता है, इसको पता है कि लास्ट नाइट इसने चुम्मी ले ली थी इसकी, लेकिन ये भूलने का नाटक कर रहा है, डरा हुआ बहुत ज्यादा। बाहर जाते हो तीनों एक सोशल मीडिया स्टार को देखते हो जो वीडियो फिल्म बना रहा होता है और कहने लग जाते हैं कि ये लोग यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम से बहुत सारा पैसा कमाते हैं, और इर्द गिर्द सभी लोग इनको देखकर वीडियो बनाने लग गए होते हैं। सॉन्ग जब लॉयर का ऑफिस में जाती है तो लॉयर भी वीडियो बना रहा होता है अपने क्लाइंट के साथ। फिर ये दोनों डिनर करने के लिए जाते, किसी केस के बारे में बातें करने के लिए, जहाँ हम जान पाते कि लॉयर का बर्थडे वाले दिन इसकी वाइफ बोलती है कि मुझे ज्यादा काम है तो मैं आ नहीं पाऊंगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अपने लवर के साथ ट्रिप पर गई हुई है, और इस तरह से इसका दिल टूट गया था और ये प्यार से भरोसा उठ गया इसका, हट गया बिल्कुल ही। दोनों फिर नशे में हो गए थे, बहुत ज्यादा शराब पी लिया होता दोनों ने और मस्ती कर रहे थे रात को, यहाँ वो पार्कों में कूद रहे होते और लॉयर की आंखें खुलती है सॉन्ग के बेड पर पिंक पजामा में। शौक है, हैरान है कि रात को क्या हुआ मेरे साथ। सॉन्ग बोलती अरे तुमने उल्टी कर दी थी अपने कपड़ों पे तो ये पहना दिया हमने, वो सूख रहे अभी। शर्मा कर बैठ गया होता है। फिर घर जाने को जैसी डोर खोलता है बाहर सॉन्ग के माता पिता गाँव से आ गया होता अपनी बेटी से मिलने के लिए। क्या नजारा होता है, वाह वाह वाह, ये परवट मेरी बेटी के कपड़े पहन के क्यों घूम रहा है, कौन है ये ठरकी सा, सब बता।
सब बताओ मुझे। माता पिता इसके बारे में जानते हैं, फ्यूचर सन दूध देखने लग जाते हैं इसको अपना, कहते हैं अरे कितना अच्छा लॉयर है, घर है इसका, है ना। और इसकी मॉम की 7वीं बर्थडे पार्टी में भी इसको इनवाइट कर देते हैं। सोम बाहर आकर बोलती है, अरे तुम मेरी मॉम डैड को सीरियस मत लेना, कोई बात नहीं, तुम मत आना। नहीं नहीं, बड़े बुजुर्गों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, तो मैं जरूर आऊंगा। मैं आती तो मोम ने सबसे पहले सोम को लपेटे में ले लिया, इसके बाद दूसरी बेटी को लपेटे में लिया। अरे विदेश से कब आई तू, और ये बच्चा वही है क्या तू खरीदा था तूने। शाम को लॉयर को बिल्डिंग के बाहर एक ड्रंक आदमी दिखता है, फ्लावर के साथ देखा। लॉयर ने इसकी हेल्प की और सोच रहा होता है कि लगता है अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने आया हुआ है, लेकिन ये पता है कौन होता है, सोंग का एक्स हस्बैंड होता है, वही जिसको शुरू में इसने चीटिंग करते पकड़ा था। सोंग से मिलने आया होता, माफी मांग रहा होता, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया है, प्लीज एक मौका दे दो मुझे। सोंग बोलती है कि कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, आगे से परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा, भाग यहाँ से। पर ये कुत्ता कहाँ सुधरेगा। सोंग की मदर के बर्थडे पार्टी में आ गया होता है, एज सोंग का हस्बैंड बनकर एंट्री लेता है अंदर ही। लॉयर सब देख रहा होता है और ये पहचान गया होता है कि अरे ये तो वही है सोंग का एक्स हस्बैंड। लगता है इन दोनों के भी सब कुछ वापस हो गया और सोंग ने इसको पार्टी में भी बुलाया, तो ये वापस चला जाता है। इधर ये पगला घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहा होता है। इतने में लॉयर आ गया होता है कि ये भी हार नहीं मानेगा, इसका भी सोंग पसंद आ गई होती है। और दोनों ने यहाँ पर जो किया मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, मतलब बहुत फनी होता है। सोंग के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं दोनों। पेरेंट्स देख रहे थे कौन बेहतर रहेगा हमारी बेटी के लिए, कौन बेहतर दामाद है। सोंग ने एक घुट झाड़ू मारा और बोली कि इस कुत्ते ने चीट किया था मुझे, चिल्ला के। मॉम बोली हराम के जने फिर आ गया तू। और डर्ट ने उठाया चप्पल और मारने के लिए जाते और वो भाग जाता है। भाई मजा आ जाता है देख के, भाग गया वो डर के मारे। फिर पार्टी खत्म होती है और खुशी खुशी माता पिता वापस अपने गांव चले गए होते क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे मम्मी का। रात को सोंग या लॉयर साथ में घर आते हैं और हम जान सकते हैं कि लॉयर एंड सोंग एक दूसरे को काफी पसंद करने लग गए होते हैं। दोनों की एज भी ऑलमोस्ट सेम होती है, फीलिंग्स भी सेम होती है, सिचुएशन भी सेम होती है, सब कुछ सेम है। अगले दिन सोंग की सिस्टर ऑफ पर होती है, इसलिए अपने बेटे को खुद स्कूल लेकर आती है और औरतें देखकर हैरान होती है कि अरे ये लेडी कौन है ना, ये मॉम क्यों बोल रहा है इसको, जय की मॉम तो सोंग है ना, इसकी दो मॉम कैसे हो गई। और इन तीनों महिलाओं ने अपना पूरा दिमाग यूज करने के बाद 100% ब्रेन का यूज किया और अपना 69 का IQ लगाने के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि सोंग एक लेस्बियन है और वो औरतों में इंटरेस्टेड है और ये इसकी वाइफ है। और वो जो भी है दोनों ने ऐसा शादी वादी करी होगी लेस्बियन ने, और जय को ये दोनों पालती है और पूरे एरिया ग्रुप में फैला दिया कि सोंग एक लेस्बियन है। भाई साहब क्या ही होती है दोनों। कैफे ओनर अलग परेशान होता है किसिंग के बारे में सोच कर। हरा अब सोंग को इसकी बहन के साथ भी इसने देखा होता है, लेकिन इसको पता नहीं होता कि वो उसकी बहन है, तो इसको लगता है कि सोंग सच में एक लेस्बियन है। तो सोंग जब काम पर आती है तो उसको कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं ओपन माइंडेड हूँ, हर तरह के रिश्ते, स्ट्रेट, गे, लेस्बियन, बायो सब एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आदमी आखिर बोल क्या रहा है। फाइनली हना आकर सोंग को सब कुछ बताती है, जिन्हों की वाइफ बोलती है कि हमें तो उनके ऊपर केस कर देना चाहिए, किसी के ऐसे जेंडर के बारे में अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, वो भी गलत गलत। अगले दिन सोंग जैसे बोलती है कि अब से मुझे आंट कह के बुलाना क्योंकि तुम्हारी मोम अब से तुम्हें स्कूल छोड़ने जाया करेगी। और अगले दिन महंगे से कपड़े पहन के अपनी बहन का अमेरिकन एक्सपेंसिव बैग लेकर स्कूल में आती है और लेडी से बता दिया कि मैं उसकी एंड ना की मम्मी, और वो मेरी बहन का बच्चा है, मेरा नहीं, और मैं लेस्बियन नहीं हूँ। तो आगे से जेंडर पर बकवास करने से पहले सोच लेना। तीनों महिलाएं काफी शर्मिंदा होती हैं। फिर सोंग को लॉयर ने अपने यहाँ पे काम दे दिया होता है और अब यही तरीका काम करती है, जहाँ बहुत से डाइवोर्स के केसेस हैंडल करती है, देखती है। और इसको लगता था कि मैं ही हूँ जिसने डाइवोर्स लिया, काफी रेयर होता है डाइवोर्स। पर जब इसको पता चलता है ना कि कोरिया में हर दूसरा आदमी डाइवोर्स ले रहा है तो काफी ज्यादा इसको शौक लगा होता है। तुम बताओ तुम दोबारा शादी करोगे, ऐसा पूछते। लॉयर कहते नहीं मैं नहीं करूंगा। सोंग बोलती है तो डेट तो करोगे, ये बोलता है तुम करोगे मुझे डेट, तो मैं कर दूंगा। सोंग के अंदर कॉफी होने के लिए फीलिंग्स होती है, लेकिन उसकी उम्र तो 25-26 साल है ना, तो बच्चा होता है इसके लिए वो। फिर सोंग काम करने लग जाती और चोट लगने से लॉयर इसको बचा लेता है। दोनों चाहते तो है दूसरे को। तभी तीनों लेडीज में से एक आई होती है यहाँ पर जो सबसे एरोगेंट वाली थी, जो हैना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तुम्हें याद होगा। बताती है कि मैं डाइवोर्स अपने हस्बैंड से और तुम मेरा केस लड़ो। सालों पहले ये लेडी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया करती थी और शादी के बाद जॉब छोड़कर बच्चे और हस्बैंड को संभालने लगी। हस्बैंड एकदम कुत्ता आदमी होता है, कभी भी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करता है, कहीं भी बेइज्जती कर देता, रोड मॉल घर कहीं उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, मजाक बनाता रहता है, इंसल्ट करता रहता है, इसकी जबरदस्ती भी करता है इसके साथ कभी कभी गलत चीजों के लिए। इसी वजह से ये हैना से चिढ़ा भी करती थी, जलती थी। शादी के बाद भी वो काम करती है और मुझे देखो मेरा हस्बैंड मुझे कैसे ट्रीट करता है। अपने हस्बैंड को ऐसे बिहेवियर की वजह से डाइवोर्स लेना चाहती है
और ऊपर से इसे शक भी है कि वो चीटिंग कर रहा है किसी के साथ इसको, लेकिन किसके साथ वो नहीं पता है। अब इनको खोजना होता है कि वो किसके साथ चीटिंग कर रहा है, तभी केस फाइल हो सकता है डाइवोर्स के लिए। और उसका पीछा करने के बाद एक दिन इनको इसका हस्बैंड एक लड़की के साथ होटल से बाहर आते हुए पकड़ा जाता है और फिर लेडी ने ऑफिशियली उसको डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। एंड उधर सॉन्ग भी काफी टाइम से घर बेचना चाहती थी, क्लाइंट मिल गया होता है, लेकिन लॉयर नहीं चाहता कि ये घर छोड़कर जाए क्योंकि वो इसके साथ रहना चाहता है, इससे प्यार करता है, तो मना कर रहा होता है। पर सॉन्ग नहीं मान रही है, ऑलरेडी क्लाइंट घर पसंद करके जा चुके हैं। तो लॉयर बोलता है कि आई लाइक यू। अब ये सुन के सॉन्ग ने डोर बंद कर दिया, इसका दिल की धड़कनें बढ़ गई होती है। दोबारा से डोर खोलती है और बोलती है कि मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए। इसकी बहन तो घर बेचकर अमेरिका चलने को कह रही होती है, नई लाइफ शुरुआत करने को, पर सॉन्ग नहीं जाना चाहती। और ये सब जय ने भी सुन लिया होता है और लॉयर के सामने बता देता है कि आंट अमेरिका जाने वाली है, उसको रोक लो। और शाम तक जय मिसिंग हो गया होता है स्कूल से, बहुत खोजा जाता है तो लॉयर को ऑफिस में मिलता है, इसे अमेरिका नहीं जाना है चाहे जो भी हो जाए। फिर सॉन्ग कैफे ओनर को रिजाइन दे देती है, लेकिन जब तक वो काम करेगी यहाँ पर तब तक कोई आ नहीं जाता इसकी। और ओनर में हिम्मत आती है और फाइनली बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सॉन्ग बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मेरे दिल में कोई और है। ओनर बहुत दुखी होता है, एलिन को बेस्ट विशेष देता है और फिर ये दोनों का ऐसा चैप्टर खत्म हो जाता है। सॉन्ग फिर लॉयर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों नेक्स्ट डे डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। जब ये उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचती है तो लॉयर को रेस्टोरेंट में किसी औरत के साथ हाथ पकड़े हुए देख लेती है और समझ गई होती है कि ये भी चीटर निकला और बहुत ज्यादा इसको बुरा लगता है। इसको लगता है कि सारे आदमी एक जैसे होते हैं और उसी दिन से इसको अवॉइड करने लग जाती है। लेकिन लॉयर इसको खोजता रहता है, 2-3 दिन बीत जाते हैं तो वो इसके कैफे पहुंच जाता है। आज कैफे आता है तो वही लेडी जिसके साथ ये था वो फिर इससे मिलने आ जाती है यहाँ पर। सॉन्ग ने देखा क्योंकि वो छुपे हुए थी ना वहीं पे और सोचती कि तो वही औरत है जिसके साथ ये रेस्टोरेंट में था। बेचारे का दिल टूट गया होता कि ये भी मुझे धोखा दे रहा है और ऊपर से घर भी नहीं बिका इसका, क्योंकि जिन क्लाइंट ने पसंद किया था उन लोगों ने अब मना कर दिया होता है। पैसे के लिए फिर से इसको लॉयर को ऑफिस में आकर काम करना पड़ता है। लॉयर आता है तो बोलता है कहाँ थी तुम 3 दिनों से? ये बोलती है सोई थी मैंने तुम्हें दूसरी औरत के साथ देखा। लॉयर बोलता है मेरी एक्स वाइफ थी वो, उसे डेटिंग शो पर जाना है, पार्टिसिपेट करना है, वही बताने मुझसे वो मिलने आई थी। और कैफे में वो मुझसे मिलने नहीं आई थी बल्कि कैफे ओनर को देखने आई थी, क्योंकि कैफे ओनर इतना हैंडसम है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसे वो शो में बुलाना चाहती, इसलिए वो कैफे में आई थी और वहां पर मुझे एकदम से मिल गई। सॉन्ग समझ गई होती है और दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हो गया होता है। सॉन्ग की सिस्टर जय को लेकर वापस अमेरिका चली जाती है एंड सॉन्ग एंड लॉयर अब बेड पर मस्ती कर रहे होते। दोनों अपना प्रोग्राम शुरू करके प्रोग्रेस में होता है, इनका शो जो चल रहा होता है। तब इसकी बहन वापस से डोर खोल के दोनों को देख लेती। दोनों कपड़े पहनकर बाहर आते हैं तो बताती है कि मैं नहीं जा रही हूँ अमेरिका, यहीं रहूंगी, अपनी फैमिली के साथ मस्त मजे करूंगी। और दोनों बहनें हक करती हैं। फाइनली पार्टी होती है इनके घर में। हैना का भी बेबी हुआ होता है जिसको वो जल्दी मिलवाने लाएगी, सबसे ऐसा कहती है। सब मिलजुल कर रहते हैं और इस तरह से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जिसमें हमने देखा कि एक लड़की जिसको धोखा मिला था, जो छोटे से गांव की थी, धोखा खाने के बाद यहीं पे रहने लगी। उसकी जिंदगी में कितने सारे लोग आए, कितने सारे बदलाव आए, लेकिन फाइनली एंड में उसको एक अच्छा पार्टनर मिल गया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।